हाय, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। फिलहाल तो मेरी और आपकी बातें यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन गाने के उस पार बातें होंगी बेशुमार। बातों के साथ साथ ज्ञान का लाई हूं मैं आपके लिए भंडार। ये जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू था वो कौन से सेलिब्रिटी का फर्स्ट इंटरव्यू किया आपने? हमारा एक शो हुआ करता था युवा, तो उसमें हम लोग यूथ टैलेंट जो होता था उनको प्रमोट करते थे। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे यंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने नया नया मेरी तरह ही एक तरह से शुरुआत की थी, जिनमें से एक नाम है सुनील ग्रोवर का। ओके। तो सुनील ग्रोवर का सबसे पहला इंटरव्यू आकाशवाणी में हुआ था और वो मैंने किया था। रही बात आपके फर्स्ट इंटरव्यू की, तो ऐसा कोई इंटरव्यू किसी सेलिब्रिटी के साथ जो आपका सबसे यादगार है कि यार क्या मज़ा आ गया? मैंने ना एक्चुअली अपने हर इंटरव्यू जो है एंजॉय किए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरव्यू था जिसका मुझे बहुत दुख है, और तब मैं शायद थोड़ी नई भी थी, मुझे नहीं समझ आया था कि कैसे सवाल करना है, तो मैंने एक गलत सवाल कर दिया था। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM न्यूज़। और मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूं नए नए सेलिब्रिटीज़। आज मेरे साथ एक ऐसे कोई शख्स है जो वीडियो से तो नहीं लेकिन उनकी आवाज़ से काफ़ी जाने माने हैं। वो एक आरजे रह चुके हैं और अभी भी आरजिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो सुनेंगे उनकी जर्नी, उनकी ज़ुबानी। वेलकमिंग ऑन द शो ममता सहगल। हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? 4 PM न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है हर्षिता। तो आज हम हर्षिता से कुछ सवाल करने वाले हैं। कैसी हो हर्षिता? मैं तो ठीक हूँ, और आपने अभी आपका प्रोमो दिखाई दिया। नहीं, मैंने सोचा अब मुझे पहली बार जो है कोई इंटरव्यू कर रहा है, हमेशा मैं इंटरव्यू करती हूँ, तो वो फील मैं कैसे छोड़ सकती हूँ ना। तो एन आरजे इज ऑलवेज एन आरजे, तो फिर वो तो मैं of मौका course। छोड़ ही नहीं सकती, माइक सामने और मैं ना बोलूँ। इसीलिए आज मैंने सोचा कि हम आज आपसे बातचीत करें और आपकी जर्नी सुने, क्योंकि आपने तो बहुत लोगों की जर्नी अपने इंटरव्यूज के थ्रू बताई है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले 4 PM का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए, क्योंकि नॉर्मली आरजेस जो है ना सिर्फ माइक और स्टूडियो तक सीमित रह जाते हैं, सिर्फ आवाज़ से लोग पहचानते हैं। तो हमारी आवाज़ को चेहरा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद एंड मोस्ट वेलकम। एंड अब हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी। तो आपने किया इकोनॉमिक्स में, आपने अपनी MA पढ़ाई की इकोनॉमिक्स किया है जी। तो इकोनॉमिक्स से सडनली मीडिया वाला स्विच कैसे आया? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं 12th साइंस से कर रही थी। मैं पढ़ाई में बहुत बुरी थी, मतलब मैं बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे थी, लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात आती थी तो मामला थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट था। तो मैंने 12th साइंस तक किया और मतलब एकदम शेरनी बन के PCMB का कॉम्बिनेशन ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। जब नंबर आए तो फिर ऐसा लगा बेटा गड़बड़ हो गई है। फिर कॉलेज में आके हमने आर्ट्स ले लिया। आर्ट्स में मैंने इको स्टैट्स में मेजर किया, तो और उसमें इकोनॉमिक्स में मेजर किया। तो फिर अब बातें चलने लगी, अरे लड़की बड़ी हो गई है, शादी करा दो, ये करा दो, वो करा दो। मैंने कहा शादी से बचने का एक तरीका, मम्मी मुझे ना बैंक की नौकरी करनी है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, आई लव इकोनॉमिक्स। तो मर खप के मैंने क्या किया कि MA में एडमिशन ले लिया, और सैंटा क्रूज यूनिवर्सिटी में डेली लेक्चर्स के लिए जाना पड़ता था। और साथ ही साथ में मैं जब कॉलेज करती थी तो आई यूज़ टू डू लॉट्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज मुझे ये था कि मैं अपने डैड को सपोर्ट करूँ। मेरी एजुकेशन का भार उनके ऊपर नहीं है, बिकॉज हम लोग 4 भाई बहन थे। माई डैड वॉज इन टू इंडियन नेवी, तो वो सेलर थे वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितना अपने डैड को सपोर्ट कर सकूँ, अपनी एजुकेशन खुद कर सकूँ, उतना बेहतर है। क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने भी वही किया था, वो ट्यूशन्स पढ़ाती थी बच्चों को। मेरी छोटी बहन ने भी मेरी देखा देखी ही लाइक आफ्टर 10th 11th उसने भी ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स जो थे वो शुरू कर दिए थे। तो वो नॉर्मली एग्जीबिशंस होती हैं जो बड़ी बड़ी लगती हैं, तो उनमें आपको प्रोडक्ट समझाने के लिए As a कुछ लड़कियों promoter, की yes, एज अ yes, प्रमोटर correct. आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो बोलने में अच्छी हूँ, हिंदी मेरी वैसे बहुत अच्छी थी। तो वहाँ से धीरे धीरे मतलब वो जो बोलने का चस्का लगा था, और स्कूल में मेरा नाम टीचर्स ने चैटर बॉक्स रखा था, क्योंकि मैं बहुत बोलती थी। मतलब किसी चीज़ के लिए डांट पड़े ना पड़े, मुझे बोलने के लिए हमेशा डांट पड़ती थी, और उसी बोलने की वजह से मुझे प्राइजेस भी बहुत मिलते थे। तो सबसे फर्स्ट जो जॉब मैंने किया था उसमें मुझे 125 रुपये पर डे मिलते थे, और मैं मॉर्निंग में मतलब 10-11 बजे से दुकान के बाहर खड़ी रहती थी, और शाम को 7-8 बजे तक मैं वो लैक्मे के आई पेंसिल्स जो थी वो तब नई नई आई थी, वो मतलब मैं प्रमोट करती थी और वो मैं बेचती थी। तो मुझे वो एक दिन करने का 125 रुपये मिलते थे। वो टाइम पे तो बहुत होते थे, मतलब उसी से मैंने अपनी घड़ी खरीदी थी। तो मतलब और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने वो सब जो किया उससे जो मेरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, लोगों से मिलने का, बात करने का, कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी वो मेरी इम्प्रूव हुई, शायद वो उन्हीं सब की वजह से हुई थी।
और एक चीज़ थी कि मैंने इंग्लिश जो सीखी, मतलब ज़्यादा अच्छे से बात करने का, वो मैंने इन्हीं जॉब से सीखा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि अगर आप इंग्लिश बोलते थे तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, नहीं करते थे तो फिर आपका नहीं होता था। तो उसके लिए मैंने अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, क्योंकि हिंदी इज़ ऑलवेज़ माई फर्स्ट लव, लेकिन मैंने उस चीज़ के लिए मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया एंड देन लाइक आई डिड प्रीटी वेल। फिर उसके बाद मैं जब MA कर रही थी तो हमारे वहाँ पे एक पोइट्री सर्कल हुआ करता था, मंथन नाम से। मैं कविताएं और शायरियाँ भी लिखती हूँ। मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, मैं तब से लिखती हूँ। तो वहाँ पर पोइट्री सर्कल में विजय अकेला जी आए थे एज अ गेस्ट। विजय अकेला जी जो हैं बॉलीवुड के लिरिसिस्ट हैं, कहो ना प्यार है के गाने लिखे हैं, रूप कुमार राठौर के लिए उन्होंने कई गाने लिखे हैं, कृष्ण में उन्होंने कई गाने लिखे हैं। तो उन्होंने जो थी मेरी शेर व शायरी सुनी, क्योंकि हम सब वहाँ पे अपने अपने पढ़ रहे थे। तो ही लव्ड इट। ही इज़ लाइक कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम लिखती अच्छा हो, तो फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं। मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मेरी तब दूर दूर तक मेरे जहन में नहीं था कि मैं रेडियो पे जाऊँगी कभी। तो उन्होंने बोला कभी तुमने रेडियो के बारे में सोचा है। मैंने कहा सर सोचना क्या, सुनाई देता है, रोज़ घर में ऑन करके बैठ जाते हैं। तो बोलते नहीं सोचो। मैंने कहा सर क्या सोचूं ये तो बताओ आप, मतलब सोचने में मैं क्या सोचूं कि रेडियो क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि कभी सोचा रेडियो पे बोल सकती हो। मैंने कहा सर बोल तो मैं कहीं भी सकती हूँ, पर एक मेरे को रास्ता चाहिए, मैं जाऊँ कैसे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऑल इंडिया रेडियो में ऐसे ऑडिशंस होते हैं, सो एंड सो सर हैं, आप जाइए उनसे मिलिए और बात कीजिए, उनसे कहिए मैंने आपको भेजा है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहाँ गई, मैंने बात की आकाशवाणी में जाके, और मैंने उनसे बोला कि सर ऐसे ऐसे हैं, मुझे विजय अकेला जी ने भेजा है और मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी ऑडिशंस होने वाले हैं, तो आप जो है ऐसे ऐसे करके फ़ीस भर दीजिए इतनी, और फिर ऑडिशन के लिए कॉल आएगा तो अब आप एग्ज़ाम देने आ जाइएगा। अब मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा यार मैं अभी इतने पैसे भर दूँ, नहीं सिलेक्शन होगा तो मेरे लिए उस वक्त वो पैसे बहुत मायने रखते थे। मैंने कहा इतने में तो मेरे इतने दिन का किराया निकल जाता है, मैं करूँ कि नहीं करूँ। फिर मैंने कहा चल छोड़ जाने दे, ये मेरी एक दिन की प्रमोटर की सैलरी है, कर दे, ख़त्म कर। तो मैंने वो भर दिया और मैंने कर दिया। फिर ऑडिशन के लिए कॉल आया, ऑडिशन हुआ हमारा, और उसके बाद 1 महीने तक कुछ नहीं। मैंने कहा चलो गए पैसे, मैंने कहा कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो अंदर एक चुल रहती है ना फ़ोन करने की, अरे यार पूछो फ़ोन करके कुछ हुआ क्या। तो मैंने फिर 1-1.5 महीना वेट करने के बाद मैंने सामने से फ़ोन कर दिया। मैंने कहा मैम मैं ममता किप्पल बात कर रही हूँ, तो रिज़ल्ट्स आ गए क्या ऑडिशन के। तो मैम बोलती कि नहीं अभी तक तो रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं। तो मैंने कहा मैम कब तक आएंगे। तो फिर मैम बोलती अच्छा सुनो, हमने अभी तक रिज़ल्ट ना अनाउंस नहीं किए, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। और वो सुन के मतलब मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। मैं PCO से बात कर रही थी और इतनी देर में फ़ोन कट हो गया। वो सिक्का डाल के बात करते थे, और मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने जो सुना वो सही सुना कि मैंने गलत सुना, मुझे नहीं समझ आया। और फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर दोबारा जब फ़ोन ट्राई करूँ तो फ़ोन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आकाशवाणी के फ़ोन बिजी रहते थे। तो और लेकिन उसके 2-3 दिन बाद जो था हम लोग को घर पे कॉल आ गया। उस वक्त हम लोग घर से इसलिए फ़ोन नहीं करते थे कि अरे यार 1 रुपये में बात हो जाएगी, तो घर से बात करते तो पता नहीं चलता बिल लंबा आ जाएगा, तो घर से ज़्यादा बात नहीं करनी, वो लॉक लगा के रखते थे फ़ोन पे। और फिर मुझे ये था, मैंने कहा घर से बात करूँगी, अगर गलती से ऊपर नीचे हुआ रिज़ल्ट तो मम्मी डैडी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि उनको पता था कि अभी एक उम्मीद जग गई थी कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि ऑडिशन मेरा बहुत अच्छा हुआ था। तो फिर उसके बाद में घर पे कॉल आ गया। फिर हमें बोला कि आपको ट्रेनिंग के लिए आना पड़ेगा, कंसोल समझना है, ये सब करना है। हम गए, ट्रेनिंग हुई, हम लोग को बाकायदा 1 महीना हम लोग की ट्रेनिंग करवाई कि कैसे करते हैं। उस दौरान हम लोग काफ़ी लोगों से मिले। सिद्धार्थ कनन हमारे सीनियर थे, विजय अकेला जी भी वहाँ करते थे, वो हमारे सीनियर थे, अनिरुद्ध चावला हमारे सीनियर थे। तो ये सब लोग जो आजकल आप बड़े बड़े नाम जितने भी सुनते हैं, अनुराग पांडे, इनके साथ में मैंने कई शोज़ किए हुए हैं। होज़े के साथ में मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, लेकिन होज़े के साथ में मैंने प्राइवेट चैनल पे शोज़ किए थे। तो बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। इनफैक्ट करण सिंह मेरे नेबर थे। तो करण सिंह राठौर, अच्छा, तो वो मेरे नेबर थे। तो इन सब से मिलना जुलना हुआ, सब कुछ हुआ। और ट्रेनिंग के दौरान हम लोग काफ़ी लोगों से मिले, बहुत सारे RJ से मिले, कई सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ हमारे सामने किए गए। तब ऐसा लगता था यार हम कब पहुँचेंगे वहाँ पर। और जिस दिन मैंने अपना पहला शो किया, इट वॉज़ अ ट्रेनिंग शो।
उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार सारी दुनिया मुझे जानती है। उस वक्त तक सिर्फ मुंबई में आता था हमारा आकाशवाणी एफएम रेनबो, लेकिन मुझे ऐसा लगा यार सारी दुनिया मुझे जान गई, सबने मेरी आवाज़ सुनी। मैंने खतों का शो किया था जहाँ पे लोग खत लिखते हैं आरजेस को, और तब हर आरजे के नाम का खत था, मेरे नाम का नहीं था। एंड ऑब्वियसली कैसे होगा क्योंकि मैंने कभी कुछ किया नहीं। तो ऐसा लगता था यार एक खत मेरे नाम का होता कितना मज़ा आता ना, अरे आगे चल के मुझे मौका मिलेगा क्या, या कोई और मेरे नाम का खत पढ़ेगा क्या। और वहाँ से वो जो एक लालच, एक इच्छा, एक प्यार, एक मोहब्बत रेडियो के साथ शुरू हुआ, वो आज तक चलता आ रहा है। और उसके बाद तो अनगिनत शोज़ कर दिए, अनगिनत लेटर्स आ गए, अनगिनत फ़ोन कॉल्स आ गए आपके लिए, इतने सारे इंटरव्यूज़ किए, मतलब किस को इंटरव्यू नहीं किया है। मैं उधर ही आ रही थी कि जो उनका फर्स्ट इंटरव्यू था वो कौन से सेलिब्रिटी का फर्स्ट इंटरव्यू किया आपने? एक्चुअली जब हम लोग आकाशवाणी में शो करते थे ना, तब साथ के साथ में तब मैंने वो प्रमोटर्स वाले जॉब छोड़ दिए थे, फिर मैंने स्टेज शोज़ करने शुरू किए थे। तो मैंने मलकीत सिंह जी के साथ में स्टेज शो किया था, मैंने जूनियर देवानंद जी के साथ में स्टेज शो किया था, अरविंदर सिंह एक सिंगर हैं उनके साथ में मैंने स्टेज शो किया था। तो वहाँ से धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बनते गए, और फिर उसके बाद में मैं डबिंग्स और वॉइस ओवर्स में आ गई। तो यहाँ पर हम लोग जो है हमारा एक शो हुआ करता था युवा, तो उसमें हम लोग यूथ टैलेंट जो होता था उनको प्रमोट करते थे, उनका इंटरव्यू करते थे कि लोगों को इनसे कुछ इंस्पिरेशन मिले। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे यंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने नया नया मेरी तरह ही एक तरह से शुरुआत की थी, जिनमें से एक नाम है सुनील ग्रोवर का। ओके। तो सुनील ग्रोवर का सबसे पहला इंटरव्यू आकाशवाणी में हुआ था और वो मैंने किया था। तब वो सिर्फ 1-2 फिल्में उन्होंने की थी, प्यार तो होना ही था और एक और जिसमें प्यार तो होना ही था में वो नाई बने थे, वो अजय देवगन की मूछें उड़ा देते हैं। बहुत छोटा सा सीन था, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि अच्छा ये वो है। और ऐसे कुछ 1-2 छोटे छोटे उन्होंने सीन किए थे। और अजय देवगन के साथ ही उनकी एक और फिल्म उस वक्त आई थी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह जो आई थी, उसमें वो कोर्ट रूम में खड़े होकर से चिल्लाते हैं, कभी देखना हमने भी तब तक नोटिस नहीं किया था जब तक इंटरव्यू नहीं किया था। तो मेरी और उनकी दोस्ती भी वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि मैं भी डबिंग और वॉइस ओवर्स के लिए जाती थी, तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। फिर मैंने देखा यार मतलब ये तो बड़े टैलेंटेड हैं, फिर मुझे ऐसा लगा मुझे भी शायद कुछ सीखने को मिल सकता है। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। स्क्रिप्टिंग करने में वो बड़े माहिर थे, मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे फ़न बनाना ना, सुनील के बाएं हाथ का खेल है ऐसे, मतलब ही वाज दैट फन दैट टाइम। और अभी तो हम सारी दुनिया देख रही है कि वो क्या है। तो ऐसे ही बहुत, अमित साध का इंटरव्यू मैंने किया था, तब वो टाइम पे वो एक सीरियल कर रहे थे। हाँ यस, आई थिंक रीमिक्स करके कोई चैनल था या कुछ, तो रीमिक्स करके शो में नहीं थे वो, एक दूसरे शो में थे वो, वो एक दूसरे शो में थे। तो उनका सबसे पहला इंटरव्यू मैंने जो रेडियो पे हुआ था वो मैंने किया था। तो मैंने श्रेया घोषाल का इंटरव्यू सबसे पहले किया था जब उन्होंने देवदास का गाना गाया था, जब वो अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन से सिलेक्ट हुई थी और देवदास का गाना उन्हें दिया गया था। तब जब उन्हें कोई नहीं जानता था, वो टाइम पे उनका पहला जो इंटरव्यू था रेडियो का वो मैंने किया था। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी शायद पहला इंटरव्यू मेरे साथ ही हुआ था, लेकिन वक्त के साथ में जो है चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। आई डोंट नो अब उन्हें मैं याद होंगी कि नहीं, लेकिन वो मेरे पहले थे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, तो वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। आपने ये भी मुझे बताया था कि रेडियो प्लेड एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मैरिज, वो किस तरह से? एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी और मेरे हस्बैंड की मुलाकात हुई थी एक शादी के पोर्टल पे। उन्होंने जो है मुझे, वो पेड मेंबर थे, मैं फ्री वाली मेंबर थी, तो वो मैसेज भेज सकते थे। मैंने पेड वाली नहीं ली थी, तो जो अगर मैसेज भेजता था मैं उसी को रिप्लाई कर सकती थी, तो मेरा वो था। तो इन्होंने जो है मुझे प्रपोज़ल भेजा, तो मैंने प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके आगे जब तक कि कोई एक पेड नहीं हो आप आगे बातचीत नहीं कर सकते थे। तो इनका पेड था, तो इन्होंने मैसेजेस किए, फिर मैसेजेस के बाद में हमारी बातचीत हुई। फिर हम लोग पेरेंट्स की परमिशन के साथ हम लोग मिल लिए पहली बार। तब इनको पता चला कि अच्छा मैं रेडियो पे प्रोग्राम करती हूँ। तो जब ये मुझसे मिलने आए थे, तो पहले तो आते ही इनको पता था कि मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट बहुत पसंद है, तो ये चॉकलेट थी और क्या ही था। हाँ, तो ये मेरे लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर आए, छोटा वाला डब्बा जिसमें वो 3-4 होती हैं। तो वो इन्होंने आते सबसे पहले वो तो मुझे दे दी। तो उस दिन 26 फरवरी का दिन था, महाशिवरात्रि का दिन था। तो मेरा व्रत था, तो मैं खा नहीं सकती थी, कुछ पी नहीं सकती थी, तो इन्होंने मुझे नारियल पानी भी पिलाया। तो फिर उस दिन हम लोग, मतलब टाइम कैसे बीत गया पता नहीं। और उसी दिन मेरा रात को 12 से 2 का शो भी था, मैं रात का शो करती थी दिल से करके। तो पूरा दिन हम घूमे फिरे करके, और कब रात को 9 बज गए पता ही नहीं चला। फिर मैंने कहा अरे भाई घर छोड़ दो मुझे। तो
रात को शो भी है, मुझे व्रत भी खोलना है, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। तो जब ये मुझे वापस घर छोड़ रहे थे तो जाते हुए इन्होंने मुझे इतनी बड़ी वाली डेयरी मिल्क दी, जो उस वक्त आती थी सबसे बड़ी वाली, कुछ 150-200 रुपये की थी, जो बहुत बड़ी वाली। तो मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं दी? बोलता नहीं, मैंने सोचा कि अगर पसंद आएगी लड़की तो दूंगा, नहीं तो मैं अपना नुकसान क्यों करूँ, डेयरी मिल्क तो मुझे भी बहुत पसंद है। ओके। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई। तो वो दोनों चॉकलेट्स जो थे वो मेरे पास आ गए। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि भैया तुम मुझे पसंद हो। अब रात को मैं शो कर रही हूँ, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि वो मेरा शो सुनेंगे रात को। तो रात को उन्होंने 12 से 2 मेरा शो सुना। तो मैंने उसमें एक शायरी बोली। तो मुझे मैसेज करके पूछते हैं ये मेरे लिए थी? मैंने कहा आप जो चाहो, आपको जो लगता है। फिर ये कुछ और सवाल करे, मैं फिर शायरी में जवाब दूँ। फिर ये कुछ सवाल करे, मैं फिर शायरी में जवाब दूँ। फिर वो एक रूटीन बन गई। जब मेरा शो होता था, और मैं क्योंकि बाकी जॉब्स कर रही थी, जब मैं इनसे मिली थी मैं परमानेंट जॉब्स में लग गई थी, तो मैं रात का ही शो करती थी। तो मैं जब शो करती थी ना, ये हमेशा सुनते थे। फिर हमारा वो उसी तरह से हमारा बातचीत होती थी। ये SMS भेजते थे, मैं रेडियो के थ्रू आंसर देती थी। SMS का 1 रुपया लगता था, मैं क्यों खर्च करूँ भाई। तो मेंटालिटी हमेशा वही थी, भैया खर्चा नहीं करना है, जो निकल जाए फ्री में निकल जाए। तो बस ऐसे करते करते फिर कहीं ना कहीं हमारी वाइब्स मैच होने लगी, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर हमने छुप छुप के मिलना शुरू किया। मेरे फादर इन लॉ जो है वो एस्ट्रोलॉजी में है। अच्छा। तो हमारी पत्रियाँ नहीं मैच कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया शादी तो नहीं हो सकती इनकी। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। तो हमने धीरे धीरे मिलना शुरू किया। तो अब मिलते गए तो एक दूसरे को और अच्छे लगने लगे। लेकिन फिर मेरे घर से एक बार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी मॉम डैड ने बोला था कि अगर बच्चों को पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट पापा जो थे उनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव था, वो देखते हैं सबकी पत्रियाँ। तो ऑब्वियसली, और मेरा ये था कि मेरा बर्थ टाइम फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा होता था कि अरे वो स्काईलैब गिरा था ना तब पैदा हुई थी। और जब मैं पीछे जाके जैसे मम्मी जो चीज़ें बताती है, डैडी जो चीज़ें बताते हैं, तो कई बार मुझे डाउट हो जाता है मेरी डेट ऑफ बर्थ भी यही है कि कुछ और हाँ, वो मुझे भी डाउट तो आता है क्योंकि बहुत बार। एक सेकंड, एक मिनट से आपकी भविष्य बदल जाता है। करेक्ट। तो ऐसा होता है। तो फिर अब हम जितना मिलते थे हम एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर ऐसे हुआ यार आज ना लास्ट बार मिल रहे हैं, पेरेंट्स को पसंद नहीं है, चलो ख़त्म करते हैं। अभी तो मतलब इतना सीरियस भी नहीं है, मतलब मुश्किल से महीना भर हुआ है। तो फिर जब मिलते थे उसके अगले बार, अरे यार आज हमने आइसक्रीम नहीं खाई। फिर यादें मीठी कैसे रहेंगी ना, मतलब अच्छी बात नहीं है ये। तो एक काम करते, कल मिलते, कुछ मीठा खाएंगे, बाय करेंगे, फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। फिर कुछ हो जाता, अरे यार नहीं जल्दी से अच्छे से बाय नहीं किया था, जल्दी जल्दी में भाग गए थे। मतलब कोई ना कोई इत्तू सा बहाना भी हम ढूंढ के वापस मिल जाते थे। फिर बीच में वो दूसरे लड़कियां देख रहे थे, मैं दूसरे लड़के देख रही थी। लेकिन हम लोग सबको रिजेक्ट करते जा रहे थे। और वो रेडियो का सिलसिला फिर भी चालू था। अच्छा। रात को SMS का सिलसिला चालू था। अगर मैं ज़रा सी वो शायरी कह दूँ कि ये दिल इतना बेकरार हो जाएगा, ये दिल इतना बेकरार हो जाएगा, हमने सोचा न था किसी से हमें इतना प्यार हो जाएगा, ये तो हमने सोचा न था। बेकरारी का ये आलम, बेकरारी का ये आलम तन्हाइयों में हमें तड़पाने लगा है, लेकिन इस बेकरारी में भी इतना मज़ा आएगा, ये तो हमने सोचा न था। अब ऐसी कोई शायरी मैं बोल दूँ, और ये सब मेरी सेल्फ कंपोज होती थी। तुरंत मैसेज, किसके लिए है, मेरे लिए है क्या? तो ऐसे करके रेडियो हमें बहुत क्लोज लेकर आया, क्योंकि हमारी फीलिंग्स जो थी वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हुई। एंड फाइनली 2 साल की वेट के बाद में पापा भी मान गए, मॉम डैड तो माने ही हुए थे। एंड मतलब 10 दिन के अंदर हमारी शादी हो गई। 6 अप्रैल को बोला 20 अप्रैल की शादी है, हो जाओ तैयार। तो बस चट मंगनी पड़ गया। हाँ, तो मतलब मंगनी तो हुई नहीं, सीधा शादी हुई हमारी। तो मतलब ऐसा था कि या तो अभी 20 अप्रैल को कर लो या फिर 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा। हमने कहा नहीं यार बहुत वेट हो गया, कर लो फटाफट। कौशिक बोलते मैं और रोज रात को जाके रेडियो नहीं सुन सकता हूँ, तो घर पे आजा, घर पे सुन लूंगा। Right. So finally that's how we got married finally. आप बोल रहे थे तो मैं मुन्ना भाई और सलाम नमस्ते वाला थोड़ा वो फेज में चली गई। बस उन्होंने मुझसे इंस्पिरेशन लिया। आपने कल आज और कल देखी है मूवी जो सैफ अली खान की थी? उसमें दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान थे। तो उन लोग का लव आजकल, सॉरी हाँ, तो उसमें भी हर बार उन लोग का वही होता था ना कि नहीं मिलेंगे, फिर मिल जाते थे। तो जब मैं और कौशिक साथ में वो मूवी देखते थे, हमें लगता था यार इन लोगों ने ना हमारी मूवी की स्टोरी चुरा ली है, इन लोगों ने पक्का हमारी कहीं तो बातें सुनी होंगी, हमें कहीं तो ट्रैक किया होगा, क्योंकि उस फिल्म में बहुत सारे हिस्से थे जो हमारी एक्चुअल लव स्टोरी से होता है। काफी मूवीज में से रिलेटेबिलिटी फैक्टर आता है, वो फिर फिल्म ऑटोमेटिकली हमारे लिए स्पेशल हो जाती है। लोग बोलते हैं इतना क्या था, बट वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है। हैविंग सेड दैट, आपकी इतनी ब्यूटीफुल लव लाइफ रही है और आपकी जो बेटी है वो भी काफ़ी टैलेंटेड है, वो एक्ट्रेस है।
आपका कितना हाथ है उसको ग्रूम करने में और ऑडिशन वगैरह में? ऑडिशंस के लिए तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही साथ में जाते थे। तो उसकी इच्छा थी कि उसको ये करना है, उसने कहा था कि मम्मा मुझे ये करना है, बिकॉज उसने अपने किसी दोस्त को टीवी के ऊपर देखा था। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे को करना है तो हम कोशिश करेंगे, जैसे कुछ कांटेक्ट मिलेगा। तो फिर हमें मतलब फिर कहीं से लकीली कांटेक्ट मिला, किसी ने बोला दी तुम्हारी बेटी तो बड़ी क्यूट है, तो पोस्टर बेबी है, इसको तो एड्स करने चाहिए। मैंने कहा आप कॉन्टैक्ट दे दीजिए, मैं एड्स करा दूँगी। तो ऐसे करके बातचीत शुरू हुई, फिर ऑडिशन शुरू हुए। इनिशियली थोड़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि हर बार जाती थी, टॉप 3 में आती थी, फिर फाइनल नहीं होती थी। फिर इसको ऐसा लगता था कि मम्मा मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मम्मा छोड़ो रहने दो। तो कई बार वो थोड़ा वो हो जाती थी। फिर मैं उसको बोलती थी बेटा यू शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो सकता है आपके लिए इससे भी कुछ बड़ा हो। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मेरा नहीं हो रहा और मैं नहीं करूँ, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। यू टेक इट एज ए चैलेंज, नहीं हुआ मैं और अच्छा करूँगी, क्योंकि शायद वो दूसरा बच्चा आपसे ज़्यादा अच्छा था इसीलिए उसका हुआ है। एंड स्लोली एंड सडनली जब उसका एक बार शुरू हो गया, फिर टचवुड देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड शी डिड द बेस्ट ऑफ फिल्म्स, द बेस्ट ऑफ एड्स। शी हैज़ वर्क विद द बेस्ट ऑफ स्टार्स, राइट फ्रॉम शाहरुख, सलमान टू ऋतिक टू टाइगर, एवरीवन। मतलब एंड मेरे चाइल्डहुड क्रश अक्षय कुमार के साथ में किया, उस दिन तो मैं बहुत खुश थी। वॉर में, तो नो राइट। बेबी में अक्षय कुमार के साथ में किया। हाँ, तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ, ये मुझे मम्मी मम्मी करके, मम्मी की चिपकू है मेरी बेटी बचपन से ना, तो ये पूरा टाइम मम्मी 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 सेट पे करी थी। तो मुझे अक्षय ने भी मम्मी 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 करना शुरू किया। मैंने कहा सर आप ऐसे मत बोलिए सर, आप मेरे क्रश थे। एंड माय हस्बैंड बोलते क्या कुछ भी बोलती है तू कहीं पर। आई गेट इट। तो अब वो टाइम पे अक्षय सर का क्या रिएक्शन था मुझे याद नहीं, पर मुझे इतना पता है कि फिर मैं भाग गई वहाँ से। मैंने कहा श्री क्या सोचेंगे कि मैं मतलब क्या हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। एंड देन उसके बाद में फिर जब मेरी बेटी ने माधुरी दीक्षित के साथ में किया, तो आई वाज लाइक लिटिल काम एंड कंपोज। मैंने कहा मैं इनके सामने कुछ नहीं बोलूँगी ऐसा, क्योंकि मैं ना कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ, इमोशंस वर्ड्स कुछ भी निकल जाते हैं। मेरा ऐसा कि मेरा जो दिल में होता है ना वो मुंह से निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे हस्बैंड जब हम लोग डेट कर रहे थे, तो हम लोग कहीं पे शॉपिंग के लिए गए। उनको एक पैंट पसंद आई, उन्होंने बोला यार ये पैंट बड़ी मस्त लग रही है, मुझे ज़रा पसंद नहीं थी। तभी ना चेंजिंग रूम से एक बंदा आया वही सेम पैंट पहन कर। तो मैंने कहा सी इट विल लुक दिस बैड ऑन यू। तो वो बेचारा जो आके मारे से स्टाइल मार रहा है कि वो मैं कैसा लग रहा हूँ, मस्त एकदम। जैसे ही मैंने बोला वो बेचारा ऐसे देख रहा है अपने दोस्तों को, वो वापस अंदर चला गया। कौशिक ने मेरा हाथ पकड़ा, इट टुक मी आउट ऑफ द स्टोर। तो तुम पागल है, तुम कुछ भी करती है। सो इज दैट। तो कई बार ना ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं एकदम, जो मैं नहीं चाहती कि ऐसे मतलब हंसी मजाक ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है यार मेरे को इंटेंशन नहीं था कि मैं उस बंदे को कुछ बोलूं, लेकिन मेरे को ये था कि तुम ये पैंट मत लो भैया। वो बड़ी अजीब सी पैंट थी यार, वो इसे पता नहीं चूड़ीदार टाइप्स था, कुछ तो अजीब सा था, मेरे को नहीं चाहिए था। बोले नहीं फाइनली। तो आप अपनी बेटी की तारीफ कर रहे थे और हमने भी ऑन स्क्रीन देखा हुआ है, काफ़ी उम्दा काम किया हुआ है। ऐसा एज अ पेरेंट कभी हुआ है कि किसी ने आपको देख के बोला ओ ये दिशिता की मम्मी है, यू नो वो टाइप का एक प्राउड मोमेंट, अगर ऐसा कुछ हो तो? अब तो सब यही कहते हैं दिशिता की मम्मी है। वो कोई फ़ोन भी आता ना, बोलता है आप दिशिता की मम्मी बोल रहे हैं। मतलब आई डोंट नो, अब कोई ये भी कहता, जो एटलीस्ट मेरे सर्कल के लोग हैं जो मेरे साथ आरजे कर चुके हैं, जर्नलिज्म कर चुके हैं या पीआर कर चुके हैं, उनको पता है कि हाँ ममता की बेटी है दिशिता, तो ममता करके फ़ोन करता है। अदरवाइज हर कोई दिशिता की मम्मी, दिशिता की मम्मी। एंड आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज अक्सर जो है बच्चे माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, बट यहाँ पे जब आपके बच्चों के नाम से किसी माँ बाप को जाना लगे, तो उससे ज़्यादा और प्राउड फीलिंग हो ही नहीं सकती है कोई लाइफ में। तो जब कोई बोलता है ना आप दिशिता की मम्मी बोल रही हैं, तो बोलती हाँ जी मैं ही हूँ दिशिता की मम्मी। इकलौती मैं ही हूँ। रही बात आपके फर्स्ट इंटरव्यू की, तो ऐसा कोई इंटरव्यू किसी सेलिब्रिटी के साथ जो आपका सबसे यादगार है कि यार क्या मज़ा आ गया? मैंने ना एक्चुअली अपने हर इंटरव्यू जो है एंजॉय किए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरव्यू था जिसका मुझे बहुत दुख है, और तब मैं शायद थोड़ी नई भी थी, मुझे नहीं समझ आया था कि कैसे सवाल करना है, तो मैंने एक गलत सवाल कर दिया था और मुझे बहुत बुरा लगा बाद में खुद ये सोच के कि यार सेलिब्रिटी के साथ? आई एम सॉरी मैं सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि सवाल उनकी माँ के बारे में था।
कि Okay. उनकी मॉम ने कभी किसी को स्लैप किया था एंड शी वाज आल्सो एन एक्ट्रेस। तो मैंने वो सवाल उनसे डायरेक्टली कर लिया कि अरे ऐसा हुआ था। मुझे लगा था कि शायद वो फिल्म की शूट का सीन होगा जिसमें उन्होंने मारा होगा, बट वो एक एक्चुअल लाइफ इंसिडेंट था। शायद मुझे अपना क्वेश्चन सही फ्रेम करना नहीं आया था। वर्ड्स का ऊपर नीचे हो तो कभी कभी यस। तो उस दिन जो मुझे झटका लगा था, उन्होंने उसी वक्त वो इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। मतलब मेरा तीसरा सवाल ही उस थप्पड़ के ऊपर आ गया था और मेरा वो इंटरव्यू वही ख़त्म हो गया था। उस दिन मुझे ऐसा लगा, यार ममता, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप भले ही कितने अच्छा बोलते हो, भले ही लोग आपको पसंद करते हैं, भले ही आप बहुत हंसी मजाक करते हो, बट एट सम पॉइंट यू ऑल्सो नीड टू लर्न। अकाउंटेबिलिटी है, लिमिट्स होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और जब तक कि आपको फुल उस चीज़ के पीछे की बात नहीं पता है, आप अपना नहीं मुंह खोलिए उस बारे में। और जहाँ पर स्पेशली किसी के इमोशंस जुड़े हों, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था कि आप जो है किसी के साथ ऐसा सवाल मत करिए जो उसको चोट पहुंचाता हो। तो उसके बाद में आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं जब भी किसी का इंटरव्यू करूंगी, ना तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल सवाल करूंगी, ना मैं कोई ऐसा सवाल करूंगी जिससे कि उनको तकलीफ पहुंचे। मैं सिर्फ उनको ऐसी मेमोरीज दूंगी कि वो हैप्पी मेमोरीज घर लेके जाएं अपने, कि इंटरव्यू से आज हम गए तो बड़ा मज़ा आया। मैंने क्लिंटन सर का इंटरव्यू किया, वो मेरे स्टूडियो से खुश होके गए हैं। मैंने राम गोपाल वर्मा जी का इंटरव्यू किया, वो मेरे इंटरव्यू से खुश होके गए हैं। मैंने सूफी चौधरी का इंटरव्यू किया, मैंने बहुत मैंने दीपक डोबरियाल जी का इंटरव्यू किया, मैंने बहुत बड़े लोगों का इंटरव्यू किया है। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती कि जो मेरी तरफ से जाए उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल हो। मैं किसी की तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहती। तो कोशिश वही रहती है कि हंसते हुए आए और जिंदा दिल होकर जाए मेरे शो से। तो चलो, अगर हंसते और जिंदा दिल की बात की है तो करते हैं आपके साथ भी एक रैपिड फायर राउंड। चलिए, हम भी तैयार हैं। रेडियो या टीवी, सबसे ज्यादा आप क्या पसंद करते हैं? रेडियो, एनी टाइम। मैं अगर मर भी रही हूँ, आखिरी सांस भी हो ना, कोई बोले क्या करना है तो यार एक लिंक करने दो प्लीज़। बचपन का फेवरेट रेडियो शो? मैंने बचपन में कोई रेडियो शोज ऐसा नहीं सुने थे, लेकिन मैं हवा महल एक शो आया करता था, वो बहुत सुनती थी। उसकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। तो रेगुलर सुनने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन जब मौका लगता था और टाइम पता होता था कि 8 बजे आता, तो मैं हवा महल लगा कर बैठ जाती थी। अगर आप आरजे नहीं होती तो क्या होती? तो मैं किसी ऐसे प्रोफेशन में होती जहाँ पे सिर्फ मुझे बकबक 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 करना होता, क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है। और वो काम जो आपको पसंद हो, अगर उसके कोई आपको पैसे दे तो मतलब क्या ही बात है। आपका ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटी इंटरव्यू? एक्चुअली ऐसे बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे हर इंटरव्यूज़ मेरे दिल के बहुत करीब रहे, क्योंकि मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है और हर किसी का अपना एक चार्म था। क्योंकि जो भी आया मेरे इंटरव्यूज़ में, मेरे शोज़ में, वो अपना एक जादू लेकर आया, और उस जादू में से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने अंदर भी डालने की कोशिश की, बहुत कुछ सीखा है। तो कोई एक फेवरेट लम्हा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मुझे अभी तक अक्षय कुमार को इंटरव्यू करने का मौका नहीं लगा है। सो अगर अक्षय सर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो सर, एक मौका, बस एक मौका, आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं मांगूंगी। कॉफ़ी या चाय, क्या पसंद है? चाय, एनी टाइम। रात के 2 बजे, सुबह के 5 बजे, दिन के 3 बजे, चाय चाय चाय। एक गाना जो आपके दिन का मूड इंस्टेंटली अच्छा कर देता है? मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं, जो 80s और 90s के हैं। तो उनमें से कोई भी गाना अगर प्ले होता है तो मतलब मैं एकदम नाच पड़ती हूँ। बहुत सारे गाने हैं। पल पल दिल के पास मुझे बहुत पसंद है। रात कली ख्वाब में आई मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे पुराने गाने ज़्यादा पसंद हैं नए के मुकाबले में। अपना फेवरेट डायलॉग जो आप माइक के सामने हमेशा बोलना पसंद करती हो? हाय, मैं हूँ ममता सहगल आपके साथ। फिलहाल तो मेरी और आपकी बातें यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन गाने के उस पार बातें होंगी बेशुमार। बातों के साथ साथ ज्ञान का लाई हूँ मैं आपके लिए भंडार। अब सुनने की बात, समझने की बात और जानने की ये बात है कि आप क्या चाहते हैं। तो आप जो चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो तो आप सुन लीजिए। वाह, तो ये था रैपिड फायर। जाते जाते एक सवाल रह गया जो मुझे पूछना था कि अभी जैसे कि आप आए हो, रेडियो, टीवी, फिर डिजिटल चीज़ें ग्रो हुई है, हमारी जनरेशन ने देखी है, और अभी इंस्टाग्राम और डिजिटल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, रील कल्चर इतना पावरफुल हो गया है कि आपको लगता है कि कुछ सालों में रेडियो इंडस्ट्री विल बी वॉश्ड आउट? रेडियो इंडस्ट्री कभी जाएगी ही नहीं,
क्योंकि आपका ये इंस्टाग्राम आता जाता रहेगा, आपका फेसबुक आता जाता रहेगा, और इंस्टाग्राम पे जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, आप देखते हैं ट्रेंड्स आते हैं, 2 दिन चलते हैं, तीसरे दिन निकल जाते हैं। लेकिन रेडियो का ट्रेंड ऐसा है कि रेडियो कभी भी आउट ऑफ फोकस नहीं जाता है। आप अकेले हैं तो रेडियो आपका साथी है, आप पूरी दुनिया के साथ में हैं, फैमिलीज के साथ में हैं तो रेडियो आपके साथ में है, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो रेडियो आपके साथ में, आप सो रहे हैं तो रेडियो आपके साथ में है, आप जब दुखी होते हैं तो आप रेडियो पे कुछ सुनते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कभी भी नहीं जा सकता। और आजकल तो लोगों को कितने पर्क्स मिलते हैं ना रेडियो सुनने के, आप जवाब दीजिए आपको इनाम मिलेगा, तो इनाम के लालच में भी लोग रेडियो सुनते हैं। लेकिन जो मज़ा रेडियो में है वो ना आपके इंस्टाग्राम रील्स में है, ना आपके किसी और सोशल मीडिया में है। तो वो मज़ा, वो जादू हमेशा ही रहेगा। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही फेरी टेल लव स्टोरी थी। तो मैं बस मैनिफेस्ट करती हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो जाए, और जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कोई टिप्स देना चाहेंगे या कुछ भी कहना चाहोगे तो गो है। अब क्योंकि मैं आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आवाज़ हर किसी की खूबसूरत होती है, लेकिन आप अपनी आवाज़ को अपने फेवर में कैसे टर्न करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक मैसेज है मेरा बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, बल्कि उन सभी पेरेंट्स के लिए जो रील्स के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में, सब्सक्राइब्स के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर में अपने बच्चों से इस तरह की भी रील्स बनवाते हैं जो उन्हें उस पर्टिकुलर एज के लिए नहीं बनानी चाहिए। तो वो ना करें, क्योंकि कई ऐसे गाने होते हैं जिनका मतलब वो बच्चे नहीं समझते हैं, आप समझते हो, लेकिन फिर भी आप वो रील बनवाते हो। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है आपके वो बनाने से। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो किसी ऐसे गाने पे रील बनाएं जिसका मतलब जो है वो कुछ और हो और उनको समझ ना आए और वो चीज़ करें जस्ट टू फॉलो द ट्रेंड। तो ये चीज़ प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि बच्चों की जो मासूमियत है ना वो तभी बनी रहेगी जब आप उसे बने रहने देंगे। लेकिन अगर आप एक 5 साल के बच्चे को 25 साल वाला गाना कराएंगे तो शायद वो मासूमियत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी शिकायत सोशल मीडिया से हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि लोग ये समझे और थोड़ा बहुत अपना दिमाग चलाए चीज़ों को लेके। एंड इट वॉज वंडरफुल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं आई पहली बार, किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया है तो बहुत अच्छा लगा। तो चलते चलते आपसे मैं भी एक सवाल करना चाहूँगी। अब मतलब आदत है, छोड़ नहीं सकती मैं। हाँ जी, तो हर्षिता, आपने कैसे सोचा कि आपको ये पॉडकास्ट की दुनिया में आना है, आपको इस ग्लैमर की दुनिया में आना है? आपको कब ऐसा महसूस हुआ? तो हमेशा से मुझे इंटरेस्ट था ही, और अभी वीडियो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और पॉडकास्ट एक ऐसा है कि कोई मूवी प्रमोशन के दौरान हम नहीं करते, हम एक नॉर्मल 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक लाइफ जर्नी होती है, क्योंकि हम तो सिर्फ ऊपर की चीज़ दिखते हैं, उसकी डेप्थ नहीं पता चलती। तो मुझे भी बातें करना पसंद है, लोगों के बारे में जानना, तो फिर मैं आ गई इस यहीं पे। तो अगर आप एक पॉडकास्टर नहीं होती, एक इन्फ्लुएंसर नहीं होती, तो आप क्या होती? जर्नलिस्ट होती या मैनेजर होती किसी सेलिब्रिटी की, कुछ ना कुछ तो यही इर्द गिर्द मीडिया से ही जुड़ा हुआ कुछ ना 100%। यस, चलो, अब मुझे शांति मिली, कम से कम मैंने अपना रोल पूरा किया। यस, थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me here. Thank you so much. Thank you.